नमस्कार दोस्तों, आज हम इस क्लास में बात करेंगे अनुच्छेद 21A और अनुच्छेद 22 पर। अनुच्छेद 21A क्या कहता है, इस पे बात करते हैं। अनुच्छेद 21A क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं के बच्चों को राज्य विधि के अनुसार के अनुसार अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देगा। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, ठीक है, प्रदान करेगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 21A क्या कहता है कि राज्य जो है 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देगा। ठीक, इसमें क्या है, ये अनुच्छेद जो है पहले भारतीय जो संविधान है मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं था। इसको जो है आपका 86वें संविधान संशोधन 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 से जो है इसमें शामिल किया गया है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। ठीक, ये छोटा ही आर्टिकल है। अब ये कहाँ पे जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। राज्य जो है वो आर्टिकल 21 जो है ये आपका जो सार्वजनिक शिक्षा संस्थान है उसमें जो है अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात करता है, ना कि ये जो प्राइवेट संस्थान है उसमें। तो ये आर्टिकल छोटा इसी पे समाप्त हो जाता है कि जो 21 से है ये किससे जोड़ा गया है, कब जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन 2002 में। उसके बाद फिर जो है ये इसमें क्या प्रावधान है, तो ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के जो है अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। ठीक, बस यही दो ही क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद जो है 22 पे बात करते हैं हम लोग। ये क्या कहता है कि मनमानी गिरफ्तारी और जो है निवारक नज़रबंदी से संरक्षण। ठीक, मनमानी गिरफ्तारी एवं निवारक नज़रबंदी से संरक्षण। ठीक है, अनुच्छेद 22 क्या कहता है, मनमानी गिरफ्तारी और निवारक नज़रबंदी से जो है वो संरक्षण दिया जा सकता है। ठीक है, दिया जाएगा। इसमें क्या है कि जो गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति है, ठीक है, उसको जब गिरफ्तार किया जाएगा, मनमानी गिरफ्तारी में क्या आ जाएगा आपका, मनमानी गिरफ्तारी से संरक्षण करता है। यानी कि ये क्या कहता है कि अगर आपको गिरफ्तार किया गया है तो आपको जो है पहले तो उसका कारण बताया जाएगा। ठीक है, कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है, यानी मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उनको आपको अगर कोई गिरफ्तार कर रहा है, कोई पुलिस वाला आपको, तो वो आपको कारण बताए आपको वो किस वजह से गिरफ्तार कर रहा है। उसके बाद जो है उसमें क्या है, मनपसंद जो है वकील से परामर्श करने का भी जो अधिकार है कि आप मनमाने तरीके से, ये नहीं कि आप किसी कोई वकील को नहीं रख सकते हैं, कुछ भी इस प्रकार का जो है आक्षेप नहीं लगा सकता। और इसमें ये एक अनुच्छेद क्या कहता है कि आप जो है अपने मनपसंद वकील से परामर्श कर सकते हैं, परामर्श। और क्या कहता है कि जो है अगर आप गिरफ्तार कर लिए गए हैं तो आपको 24 घंटे के भीतर जो है निकटतम मजिस्ट्रेट के पास जो है आपको प्रस्तुत करना जो है उनका, पुलिस वालों का कर्तव्य होगा कि आप 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के पास हाजिर करवाएं। ठीक है, के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के पास, ठीक, पहुंचाया जाएगा आपको। यानी कि ये क्या कहता है, मनमानी गिरफ्तारी से आशय हुआ कि अगर आपको कोई भी कानून का रखवाला यानी कि पुलिस वाले गिरफ्तार करते हैं तो वो आपको कारण बताएंगे कि आपको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, और आपको जो है अपने मनपसंद वकील से जो है परामर्श करने का अधिकार होगा। और आपको जो पुलिस वाले हैं वो 24 घंटे के भीतर निकटतम जो मजिस्ट्रेट हैं उनके पास उन्हें ले जाना होगा, उनके समक्ष प्रस्तुत करना होगा। ठीक है,
इस प्रकार से ये हो गया। लेकिन ये जो अधिकार, इसमें क्या 24 घंटे में क्या क्या शामिल नहीं होगा, 24 घंटे की इसमें जो है आपका जो है यात्रा का समय शामिल नहीं होता है, यात्रा का समय शामिल नहीं होगा। उसके बाद अवकाश का समय शामिल नहीं होगा। ये दो चीज़ें शामिल नहीं होंगी 24 घंटे में, ठीक है। उसके बाद ये किनके लिए, जो किनको ये अधिकार प्राप्त नहीं है, इस पे बात करते हैं कि किनको ये दो अधिकार प्राप्त नहीं है कि आपको जो है वकील से परामर्श करना है, कारण बताना है, और उसके बाद तो 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना है। तो ये सब अधिकार किनको प्राप्त नहीं होगा, ठीक। तो ये किनको प्राप्त नहीं होगा कि अगर कोई शत्रु अन्यदेशीय है, शत्रु अन्यदेशीय, ठीक, इनको प्राप्त नहीं होगा। ये अनुच्छेद 22 का जो ये मनमानी गिरफ्तारी से संरक्षण है, ये प्राप्त नहीं होगा शत्रु अन्यदेशीय को। और निवारक नज़रबंदी के तहत जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं उनको, निवारक नज़रबंदी में यानी कि जो एनएसए के तहत, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत, उसके बाद यूएपीए के तहत यानी कि जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है उसके तहत अगर जो कोई गिरफ्तार करता है तो उसको ये मनमानी गिरफ्तारी से संरक्षण जो है नहीं मिलेगा, निवारक नज़रबंदी से संरक्षण नहीं मिलेगा। यानी कि निवारक नज़रबंदी के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को, के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को, ठीक है, ये संरक्षण नहीं मिलेगा मनमानी गिरफ्तारी का, ठीक। अब ये शत्रु अन्यदेशीय क्या हुआ, इसकी परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं कि शत्रु अन्यदेशीय कौन होता है, ठीक है। शत्रु अन्यदेशीय होता है ऐसा कि अगर जो है आपका शत्रु अन्यदेशीय होता है कि अगर आपका किसी देश के साथ युद्ध चल रहा है, ठीक है, ठीक, तो उस देश के नागरिक जो है आपके शत्रु अन्यदेशीय के अंतर्गत आएंगे। यानी कि क्या हुआ कि शत्रु अन्यदेशीय से तात्पर्य जो है ऐसे देश के नागरिक से है जिस देश के साथ भारत का वर्तमान में या फिर कभी भी युद्ध चल रहा था वो। यानी कि मान लीजिए 1962 में चीन से युद्ध हुआ, तो उस समय चीन के जो नागरिक थे वे शत्रु अन्यदेशीय की श्रेणी में आएंगे भारत के लिए। ऐसे ही 1965 1971 में भारत पाक युद्ध के समय पाक के जो नागरिक थे वो जो है भारत के शत्रु अन्यदेशीय के अंतर्गत आएंगे। यानी कि वर्तमान में जो शत्रु अन्यदेशीय है वो कोई नहीं है, ठीक है, भारत का शत्रु अन्यदेशीय में कोई शामिल नहीं है, ठीक। शत्रु अन्यदेशीय का मतलब क्या हुआ, जब आपका युद्ध है उस दौरान जिस देश से आपका युद्ध चल रहा है उस देश का नागरिक शत्रु अन्यदेशीय होता है, ठीक। उसके बाद निवारक नज़रबंदी क्या हुआ कि निवारक नज़रबंदी ये है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो भविष्य में अपराध करने वाला है, ठीक, और किसी भी वजह से, किसी भी तरीके से जो आपके कर्मचारी हैं जो कानून व्यवस्था को बनाए रखने वाले हैं वो गिरफ्तार कर लेते हैं उनको, तो ये निवारक नज़रबंदी का अंतर्गत आएगा, ठीक। यानी कि निवारक नज़रबंदी जो है अपराध करने से पूर्व गिरफ्तारी को बताता है। इसकी परिभाषा क्या होगी, लिख सकते हैं आप लोग कि निवारक नज़रबंदी का अर्थ है किसी व्यक्ति को अपराध किए बिना भविष्य में अपराध किए जाने की आशंका के आधार पर गिरफ्तार किया जाना, ठीक। यानी कि अपराध की आशंका है कि ये व्यक्ति भविष्य में अपराध कर सकता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाना ही जो है निवारक नज़रबंदी के तहत गिरफ्तारी मानी जाती है। अब निवारक नज़रबंदी और दंडात्मक नज़रबंदी एक शब्द होता है, ठीक है। अब निवारक नज़रबंदी और दंडात्मक नज़रबंदी, ठीक, निवारक व दंडात्मक, ठीक, नज़रबंदी, ये क्या हो गया, निवारक नज़रबंदी जो अगर हम देखें तो ये दंडात्मक नज़रबंदी से अलग है, ठीक है। और किस प्रकार से अलग है कि दंडात्मक नज़रबंदी जो होता है वो अपराध किए जाने के बाद जो है गिरफ्तारी को बताता है। यानी कि अगर अपराध कर लिया, जैसे कि मान लीजिए चोर है तो वो चोरी कर लेगा, उसके बाद गिरफ्तारी जो है ये आएगी आपकी दंडात्मक जो है नज़रबंदी के अंतर्गत। और उसके बाद मान लीजिए कोई जो है राज्य से संबंधित सुरक्षा के लिए चुनौती बन रहा, उसको हम लोग गिरफ्तार कर लिए इसलिए कि ये जो है राज्य के लिए समस्या खड़ा कर सकता है और जो है राज्य में तख्ता पलट कर सकता है। इस तरीके के अंदेशे के आधार पर अगर हम गिरफ्तार कर रहे हैं तो ये निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो हम लोग बात किस पे की है, दंडात्मक और निवारक नज़रबंदी, ठीक। तो दंडात्मक और निवारक नज़रबंदी क्या हो गया आपका, अब दंडात्मक यानी कि अपराध किए जाने के बाद गिरफ्तारी,
और निवारक नज़रबंदी अपराध किए जाने से पहले आशंका के आधार पर कि अपराध करेगा, इसको गिरफ्तार किया जाना निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब भारत में जो नज़रबंदी से संबंधित जो प्रावधान है, ये किस सूची से संबंधित है? जैसे राज्य सूची, संघ सूची या समवर्ती सूची का। तो ये समवर्ती सूची का विषय है। नज़रबंदी से संबंधित जो प्रावधान है समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची है यानी कि इस पे जो है केंद्र और राज्य केंद्र दोनों जो है कानून बना सकते हैं इस विषय पर। निवारक नज़रबंदी से संबंधित विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अब निवारक नज़रबंदी किन आधारों पर की जा सकती है, ये इसके कुछ आधार बताए गए हैं। ठीक है। केवल इसी आधार पर आप किसी व्यक्ति को आशंका के आधार पर पहले गिरफ्तार कर सकते हैं, बिना कोई अपराध किए हुए। अपराध करने से पहले गिरफ्तार कर सकते हैं। तो आधार क्या है? जैसे मान लीजिए आधार है वो निवारक नज़रबंदी का राज्य की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा। दूसरा हो जाएगा आपका लोक व्यवस्था, यानी कि लोक व्यवस्था के लिए अगर संकट उत्पन्न कर रहा है तब। तीसरा हो जाएगा आपका विदेशी राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण जो संबंध है हमारे, इसको खराब करने के जो आशंका हुई तब, यानी कि विदेशी राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध। उसके बाद चौथा आपका क्या हो जाएगा? आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति। राज्य की सुरक्षा यानी कि मान लीजिए कोई ऐसी आशंका हो गई, आपको सूचना मिली कि यह व्यक्ति या ये संगठन राज्य का तख्ता पलट करने के अंदेशे में है, तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। लोक व्यवस्था यानी कि अगर आपको कोई ऐसा ऐसी सूचना मिली कि जो है कि ये लगे कि ये लोक व्यवस्था के लिए संकट है और दंगा भड़का सकता है ये संगठन या व्यक्ति, इस पे आप गिरफ्तार कर सकते हैं। विदेशी राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध से यहाँ से क्या हुआ कि अगर मान लीजिए भारत हमारा जो है सभी देशों के साथ जो मित्रतापूर्ण संबंध है उसके लिए अगर कोई व्यक्ति जो है खतरा उत्पन्न हो, यानी कि काला झंडा दिखाने की कोशिश करे, कोई विदेशी जो नेता है या राजनयिक है यहाँ पे आए और उनको वो लोग झंडा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ ये फ्लैग, जो फ्लैग होता है जो विरोध प्रदर्शन का प्रतीक है, उसको दिखाने का अगर प्रयास कर रहे हैं तो उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि इससे हमारे जो है विदेशों के साथ जो है संबंध खराब होंगे। आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति यानी कि जो आवश्यक सेवाएं हैं जैसे नमक हो गया, अन्य सब चीज़ें जो जीने के लिए आवश्यक हैं, अगर उसकी आपूर्ति में कोई व्यक्ति बाधा बन सकता है और ऐसी सूचना मिल गई है कानून को, तो इसको भी वो कानून के तहत जो है पुलिस है वो गिरफ्तार कर सकती है। ठीक। उसके बाद लेकिन अगर मान लीजिए है ये, अब निवारक नज़रबंदी के तहत कुछ भी हो जा सकता है। अब मान लीजिए दुश्मनी निकालने के लिए भी कोई किसी गिरफ्तार कर सकता है, इसलिए इस पे जो है ये 4 ही आधार दिए गए हैं कि इसी आधार पर केवल आपको गिरफ्तार कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कि कोई चोरी करने वाला ही संदेश के आधार पर आप गिरफ्तार करके बस 3 महीने तक रख सकते हैं, क्योंकि जो निवारक नज़रबंदी के तहत गिरफ्तार किए जाते हैं व्यक्ति, उनको 3 माह तक ही गिरफ्तार रखा जा सकता है। उसके बाद उनको जो है पेश करना ही पड़ेगा मजिस्ट्रेट या फिर न्यायालय में। ठीक। अब इसके बाद जो है अगर इससे अधिक मान लीजिए 3 महीने से अधिक अगर आपको समय लेना है कि हम 3 महीने से अधिक इसको रखना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी भी जो समस्या है ये उत्पन्न हो सकती है जिस आधार पे हमने इसको गिरफ्तार किया है आशंका के आधार पर, तो इसमें क्या होगा कि 3 सदस्यीय सलाहकारी समिति बनेगी। सलाहकारी समिति बनेगी। अब ये समिति क्या करेगी, इसमें कौन सदस्य होंगे इसके, और ये जब सिफारिश करेगी कि हाँ रखा जा सकता है, तभी इनको जो है 3 माह से अधिक के लिए निवारक नज़रबंदी के तहत रखा जा सकता है बिना कारण बताए। ठीक। इसमें क्या होगा कि या तो हाई कोर्ट के जो हैं वे वर्तमान जज सदस्य होंगे, उसके बाद या तो हाई कोर्ट के जो है रिटायर्ड जज सदस्य होंगे। ठीक। और और या तो हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखने वाले, हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति जो हैं इसके सदस्य होंगे।
इस प्रकार से ये माना जाएगा कि ये अगर सिफारिश करेंगे तो अच्छा ही सोच के करेंगे, इसलिए निवारक नज़रबंदी के तहत जो गिरफ्तार व्यक्ति है इसकी अवधि जो है बढ़ाई जा सकती है 3 वर्ष के बाद। ठीक है, तो अनुच्छेद 22 में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जो है आपका है अगर मनमानी गिरफ्तारी हो रही है तो उससे संरक्षण, यानी कि मनमानी गिरफ्तारी से आपसे क्या हुआ, मान लो मनमानी गिरफ्तारी है तो उसमें आपको गिरफ्तारी नहीं किया जा सकता है बिना किसी आधार के, यानी कि अगर गिरफ्तार कर रहा है तो आपको कारण बताएगा, आप अपना मनपसंद वकील कर सकते हैं, उससे परामर्श ले सकते हैं। उसके बाद जो है आपको 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक, अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो ये उसके लिए वो जो पुलिस वाले हैं उनके लिए ये अपराध की श्रेणी में आएगा, अगर आपको 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। ठीक, यद्यपि ये जो अधिकार हैं ये 2 लोगों को नहीं प्राप्त है, शत्रुअनुदेशी और निवारक नज़रबंदी के तहत जिनको गिरफ्तार किया गया है। शत्रुअनुदेशी यानी कि जिससे के साथ जो भारत का युद्ध चल रहा हो उस देश के नागरिक जो है शत्रुअनुदेशीय कहे जाते हैं। वर्तमान में भारत का किसी के साथ युद्ध नहीं चल रहा है तो कोई भी देश के नागरिक शत्रुअनुदेशीय नहीं है भारत के लिए। उसके बाद निवारक नज़रबंदी, निवारक नज़रबंदी क्या हो गई कि अगर आपको भविष्य में अपराध किए जाने की आशंका के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है तो ये निवारक नज़रबंदी के तहत गिरफ्तारी मानी जाती है। अब इसमें एक निवारक नज़रबंदी, दंडात्मक नज़रबंदी। निवारक नज़रबंदी क्या होती है, अपराध करने की आशंका के आधार पर गिरफ्तारी, और दंडात्मक नज़रबंदी के अंतर्गत क्या होता है कि अगर अपराध कर दिए हैं उसके बाद गिरफ्तारी। ठीक, इसके बाद निवारक नज़रबंदी जो है ये आपका समवर्ती सूची का विषय है, यानी कि इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। फिर आ गया कि निवारक नज़रबंदी किन आधारों पर की जा सकती है, तो ये 4 आधार हैं। राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाने की, लोक व्यवस्था के लिए खतरा है तो उस स्थिति में राज्य की सुरक्षा से संबंधित चुनौती उत्पन्न हो सकती है, तो इस स्थिति में निवारक नज़रबंदी के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर विदेशी राज्यों से संबंध खराब करने की स्थिति उत्पन्न होती है, कोई व्यक्ति खराब कर देगा तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है निवारक नज़रबंदी के तहत। इसके बाद आपका आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति में अगर कोई बाधा फैलाने की सूचना मिल रही है कि ये व्यक्ति बाधा पहुँचाएगा तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। फिर क्या हुआ, इसके तहत अगर गिरफ्तारी की जा रही है तो केवल आप 3 महीने तक जो है उसको निवारक नज़रबंदी के तहत गिरफ्तार कर सकते हैं। अगर इससे आपको अवधि बढ़ानी है कि आपको ये ना लगे लगे कि लग रहा है कि जो है समस्या अभी नहीं पूरी हुई, समस्या जो है अभी समाप्त नहीं हुई है और इसको हम छोड़ देंगे तो समस्या हो सकती है, ऐसी आशंका रहे तो आपको एक 3 सदस्यीय बोर्ड का गठन करना पड़ेगा। ठीक है, और वो बोर्ड अगर जो है सिफारिश कर दे कि हाँ आप रख लीजिए तो आप रख सकते हैं। और इस बोर्ड का सदस्य कौन होता है, या तो एक हाई कोर्ट का जो वर्तमान जो है सर्विंग जो जज हैं वो होते हैं, या तो फिर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं इसके सदस्य, या फिर आपके जो हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखने वाले हैं वो इसके सदस्य होते हैं। ठीक, उसके बाद मान लीजिए ये इसके तहत जैसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आ गया है नज़रबंदी के तहत, उसके बाद यूएपीए, मकोका, यानी कि महाराष्ट्र का जो है ये राज्य कानून बनाया हुआ मकोका, जिसके अंतर्गत जो है ये निवारक नज़रबंदी का कानून है। यूपी कोका, वर्तमान में जो राष्ट्रीय स्तर पे जो 2 चल रहे हैं नज़रबंदी से संबंधित कानून, निवारक नज़रबंदी के तहत गिरफ्तार, वो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, उसके बाद अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट यानी कि यूएपीए एनएसए, इसके तहत आपको निवारक नज़रबंदी के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। अब मान लीजिए इसके अंतर्गत आपको ये अक कोई मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति ऐसा भी है जो अपराध नहीं करना चाह रहा है, उसके पहले ही गिरफ्तारी कर ली गई, उसका मन भी बदल सकता है कि वो अपराध ना करे, तो ये मान लीजिए एक बुराई की तरीके से है निवारक नज़रबंदी, तो क्या इसे समाप्त कर देना चाहिए, इस पे हम बात करते हैं। तो क्या इसे समाप्त किया जा सकता है, इस तरीके पे बात करें तो अगर निवारक नज़रबंदी को हम देखें तो इसको जो है आवश्यक बुराई के रूप में हम स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो है अपराध को रोकने एवं कानून व्यवस्था जो है उसको बनाए रखने के लिए ज़रूरी माना जाता है कि अगर अपराध को रोकना है तो ऐसे कानून रहने चाहिए जिससे जो है समाज के जो लोग हैं उनको थोड़ा डर रहे इस बात का कि अगर हम मान लीजिए ऐसे सोच रहे हैं और कहीं से पता चल गया तो हमें गिरफ्तार किया जा सकता है और समस्या ना हो। अगर आतंकवाद एवं नक्सलवाद जो हैं, ठीक, ये आज समय जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती हैं, और अगर हम मान लीजिए ये कानून नहीं रखते हैं तो ये अपना जो अपराध कर सकते हैं, करने के बाद फिर आप कर भी क्या सकते हैं, मान लीजिए सज़ा दे देंगे। और अगर ये कानून हैं तो उनको हम गिरफ्तार कर लेते हैं, गिरफ्तार कर लेंगे तो वो जो है नक्सलवाद जैसी समस्या उसको जो है हम लोग उस समस्या को उत्पन्न होने से पहले ही समाप्त कर सकते हैं। अगर संविधान में निवारक नज़रबंदी जो है इससे संबंधित जो शर्त है, ठीक, इसके दुरुपयोग को रोकता भी है। ठीक, यानी कि निवारक नज़रबंदी से संबंधित जो शर्तें हैं कि इस स्थिति में किया जा सकता है इनका, ये इनको जो है इनके दुरुपयोग को रोकता है। कैसे,
मान लीजिए अगर आप राज्य की सुरक्षा से संबंधित चुनौती है तभी गिरफ्तार कर सकते हैं। लोक व्यवस्था तो ये सब बड़े-बड़े मुद्दे हैं, इनको साबित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से जो है बिना किसी बात के साबित नहीं कर सकते हैं आप कि ये जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, या फिर आपका जो है लोक व्यवस्था के लिए खतरा है, या आपका जो है विदेशी जो मित्रतापूर्ण संबंध है विदेशी देशों के साथ उसके लिए खतरा हो सकता है। इसको सिद्ध करना आसान नहीं होता है, इसलिए ये जो है इसकी रक्षा करता है निवारक नज़रबंदी के दुरुपयोग की। ठीक। और उसके बाद फिर हम देखें तो मान लीजिए इससे संबंधित जो प्रावधान है, दुरुपयोग किया जाता है तो भी जो है रोकने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है। यानी कि अगर जो है हम दुरुपयोग कर रहे हैं निवारक नज़रबंदी के कानून का, तो मामला न्यायालय में जाएगा, ठीक है? और न्यायपालिका जो है को हमारे देश में माना जाता है कि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्णय अपना देगी। तो इसलिए मान लीजिए ये इसको एक आवश्यक बुराई के रूप में हमें स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो है ज़रूरी है। तो आज हम लोगों ने स्वतंत्रता के अधिकार को समाप्त कर लिया है और इसमें हम लोगों ने 5 आर्टिकल को पढ़ा है। आर्टिकल 19, 20, 21, 21A और 22, ठीक है? तो इसी के साथ आज की ये क्लास समाप्त होती है। अगली क्लास में हम जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 को लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।